हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी की हालचाल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th भूगोल का पहला अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपके भूगोल से दो तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में। एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि 2 अंकों के पूछे जाते हैं, और एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि 4 अंकों के पूछे जाते हैं। और दोनों ही प्रश्नों को आपको अच्छे से जो है मैं यहाँ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न इस अध्याय का देखते हैं कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के प्रश्नों को आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा। और आप यदि मेरा थ्योरी लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ जितने भी प्रश्नों को जो भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा वो आसानी से आप बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझ भी पाएंगे। और हमें पूरी विश्वास है, ये हमारा मानना है कि आप यदि वीडियो को पूरा देखते हैं और थोड़ा सा आप अपने घर में आप खुद से भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2024 में ये प्रश्न पूछे गए। आपको किस प्रकार से इसका जवाब देना है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले शुरुआत आपको इस तरह से करना है कि संसाधन संरक्षण की कुछ प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित इस प्रकार है। ये आप एक तरह से कर दीजिएगा और फिर आप 1 या 2 टिप्पणी लिख दीजिएगा संरक्षण की उपयोगिता के बारे में। जैसे यहाँ पहला हमने लिखा है कि संसाधन संरक्षण से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं। और दूसरा, संसाधन संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, यानी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये 2 उपयोगिता है संसाधन संरक्षण के। यानी यदि हम संसाधन को बचाते हैं तो पर्यावरण में भी संतुलन बना रहेगा, और संसाधन बचा रहेगा तो हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी, हमारे जो अगले बच्चे आएंगे, वो भी संसाधन का सही से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से उत्तर देना था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2025 के बिहार बोर्ड में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो संसाधन नियोजन से हमारा यह अभिप्राय है, जैसा देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन से ही आंसर को बनाना स्टार्ट किया है, और आप भी इस टेक्निक को अपना करके आसानी से प्रश्नों से एक अच्छा उत्तर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे इतनी बातें भी, तो आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो संसाधन संरक्षण के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित इस प्रकार है। देख रहे हैं इस तरह के महत्व वाले प्रश्नों को किस प्रकार से आपको लिखना है। तो संसाधन संरक्षण से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, ठीक है, और संसाधन संरक्षण से हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा रहेगा। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे थोड़ा सा भाषा अलग था, यहाँ थोड़ा सा भाषा अलग है, बाकी उत्तर दोनों का सेम ही आएगा, 1 नंबर प्रश्न और दूसरे नंबर के प्रश्न, ठीक है। और वो 2024 में पूछा गया था और ये 2022 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संसाधनों को परिभाषित कीजिए। और देख सकते हैं कि इस वर्ष ये प्रश्न आपके 2026 में जो है वो देखने को मिले थे, वैसे ये 2015 और 19 में भी पूछे जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो दोहराए जाते हैं। और आप हमारी बातों पे यदि विश्वास करें तो मैं 3-4 साल के अनुभवों से आपको ये बताऊँगा कि 60% जो प्रश्न होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं, यानी कि रिपीटेड होते हैं। थोड़ी बहुत भाषा वो भले ही चेंज करते हैं, लेकिन हाँ रिपीटेड होते हैं। ये आप माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन मैं तो आपको एक शिक्षक के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आपको सारी बातें मैं बताऊं। आइए संसाधन को परिभाषित करते हैं। तो मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी कि मानव के जीवन में जो भी उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी संसाधन होते हैं। जैसे कि साइकिल, मोबाइल, पुस्तक और बोर्ड, ये सभी जो हैं ये आपके संसाधन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव के लिए संसाधन आवश्यक है क्योंकि मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए एवं अपने कामों को आसान बनाने के लिए संसाधन का उपयोग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि संसाधन हमारे लिए कितना आवश्यक है। बिना संसाधन के हम जीवन की कल्पना तो शायद इस समय में नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो क्योटो सम्मेलन जापान के टोक्यो शहर में 1997 में भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के विषय में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे क्योटो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना के विषय में चर्चा किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आपको जवाब जो है वो दे देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। तो देश के विकास में मानव संसाधन का बहुत महत्व है, जो नीचे निम्नलिखित रूप से बताया जा रहा है। ठीक है, तो मानव संसाधन ही देश में नई तकनीक को लाता है, बिल्कुल सही बात है, और मानव संसाधन के विचारों से ही नए नए संसाधनों का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण निम्नलिखित इस प्रकार हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पूछा जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इस तरह से आपको जवाब जो है वो दे देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत भूमिका है, जिसमें कुछ प्रमुख भूमिका निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, तकनीक संसाधन को आसान बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तकनीक संसाधन के उत्पादन की लागत में कमी करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जवाब जो है वो दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो भविष्य में उपयोग किए जा सकते हैं, और संचित को संसाधन वे संसाधन हैं, यानी संचित को संसाधन वे संसाधन हैं जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका जवाब जो है वो दे देना है। चलिए यहाँ से हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कुल 10 प्रश्न थे, और इसी में से आपके 2027 में कोई प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। अब आइए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें। यहाँ हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन होते हैं, फिर राष्ट्रीय संसाधन और फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ टाइपिंग महोदय के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, इस तरह से आपको देना है। क्योंकि ये 4 नंबर वाले प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको विश्लेषण भी करना है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन को विश्लेषण किया जा रहा है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे घर, साइकिल, मोबाइल इत्यादि। और सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, तो सामुदायिक भवन और स्कूल। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, सड़क, रेलवे स्टेशन इत्यादि। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे समुद्री क्षेत्र और वायु क्षेत्र इत्यादि। देखिए प्यारे विद्यार्थी जी, मेरा बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले देखिए, आप स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के होते हैं, तो चारों का नाम इस तरह से आप कर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर चारों के बारे में जो भी बातें आप जान रहे हैं विश्लेषण करके एग्जाम्पल जैसे में दे देना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। और फिर यहाँ भी जो है वो किया गया है उसी तरह से। इस तरह से आप कॉपी में जब लिखेंगे तो आपका लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग 1 पेज जो है वो पूरा जो है आपका उत्तर तैयार होगा, और आपको फुल में फुल 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रश्न हमारा है, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो सतत विकास आज के समय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका संबंध विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने से है। यह बताता है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो, साथ ही भविष्य की पीढ़ियां भी उससे वंचित ना हो। ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सतत विकास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और फिर अब इसकी अवधारणा के बारे में व्याख्या करेंगे। तो अवधारणा की व्याख्या इस तरह से आप अंडरलाइन करके ये कुछ अवधारणा आपको कर देना है, जैसा कि यहाँ मैं बताऊँगा कि वर्तमान और भविष्य का संतुलन। पहला, कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, फिर संसाधनों का संतुलित उपयोग, ये मुख्य पॉइंट हुआ। फिर इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, भूमि का अत्यधिक दोहन न करके उनका सोच समझकर उपयोग करना आवश्यक है। और पर्यावरण संरक्षण, तो विकास करते समय पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं, जैसे प्रदूषण को कम करना और हरित क्षेत्र को बढ़ाना। तो इस तरह से आप जो है विश्लेषण कर सकते हैं। वैसे और भी है, आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, देखिए मैं चाहता ना तो यहाँ अवधारणा की व्याख्या में ये पॉइंट भी मैं लिख करके आपको छोड़ सकता था, लेकिन ये विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें कि संसाधनों का संतुलित उपयोग का मतलब क्या होता है।
और आप इस तरह से थोड़ा बहुत चीज़ों को विश्लेषण करके यदि बताते हैं तो आपको जो आपकी जो कॉपी चेक करेंगे ना जो भी शिक्षक, तो वो समझ पाएंगे कि ये बच्चा जो है वो जानकार है और इसे अच्छे से सारी चीज़ें आ रही है, तो वो फुल में फुल आपको नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आप के पास यदि समय नहीं हो और चीज़ें यदि याद ना हो तो आप ये मुख्य पॉइंट को भी लिख करके जो है निकल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, यहाँ सीमित होगा, बल्कि इसमें आर्थिक प्रगति और सभी वर्गों समान लाभ देना भी शामिल है। ठीक है, दीर्घकालीन सोच, यह अवधारणा अल्पकालिक लाभ के बजाय लंबे समय तक चलने वाले विकास पर जोर देती है। अब आपको निष्कर्ष कर देना है ये जितनी भी सारी बातें आपने बताई। इस प्रकार सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास, पर्यावरण और समाज के बीच संतुलन बनाकर वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से आपको 4 नंबर जो है वो मिलेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जैसा भी लगे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस तरह के वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपके लिए कुछ काम की चीज़ें हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।